आपने Naukri.com का नाम सुना होगा, जीवन साथी का नाम सुना होगा, 99 एकर्स का नाम सुना होगा, पॉलिसी बाजार का नाम सुना होगा, वो बैंक बाजार का नाम सुना होगा, जोमेटो का नाम सुना होगा, तो वो उनकी कंपनी। अब हेलो एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू DIGATAL डिजिटल खिचड़ी। आज का ये हमारा शो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है जो कि को फाउंडर है टर्टल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के। जी हाँ, उनका पूरा 12 साल का पूरा अनुभव है और वो खुद इंडिपेंडेंट एडवाइजर भी है। साथ में उनकी जो टर्टल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है वो सेबी रजिस्टर्ड है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने की काम करती है। यूनिक तरीके से इन्वेस्टमेंट आप कैसे करें, ऐसे एडवाइजरी का काम उनकी कंपनी करती है। तो स्वागत है हार्दिक भाई डिजिटल खिचड़ी में। थैंक यू धवल भाई, थैंक यू डिजिटल खिचड़ी फॉर इनवाइटिंग मी एज योर गेस्ट स्पीकर, and I hope that all the viewers get some smart investment advice after viewing this video, and I hope they have a very positive change in the field of savings and investing in their life and in their business. So हार्दिक भाई, हमने देखा है कि आजकल का जो यंगस्टर है, खास तौर पे इस पेंडेमिक टाइम में हर कोई ऐसा बंदा होता है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इन्वेस्टमेंट पे तो कई सारी वीडियोस बनी हुई है। मैंने सोचा क्यों स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि आज के टाइम में वो इम्पोर्टेंट है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी कैसे किया जाए। तो हार्दिक भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आपकी लैंग्वेज में क्या हो सकती है? आपने बहुत राइटली बोला कि पेंडेमिक के टाइम ने बहुत लोगों को ये समझ में आया है, यंगस्टर से लेके हर एक एज के लोगों के लिए, कि सेविंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। वॉरेन बफे जो वर्ल्ड के गॉडफादर कह सकते हैं हम इन्वेस्टिंग के, उन्होंने हमेशा ऐसा बोला है कि आप सैलराइड हो या आप एंटरप्रेन्योर हो, आपकी इनकम आने के बाद आपको पहले उसको सेव करना चाहिए, फिर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो बच जाता है उसको स्पेंड करना चाहिए। जनरली लोग रिवर्स करते हैं, पहले कमाते हैं फिर खर्च करते हैं, कुछ फिर और ज़्यादा खर्च करते हैं, और कुछ बच जाता है तो उसको सेविंग्स या इन्वेस्टिंग में डालते हैं। तो आज के ज़माने में लोगों को ये समझ आ गया है। अब स्मार्ट इन्वेस्टिंग है ना, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखिए। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए जहां आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ना कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां आपका डाउन साइड लिमिटेड है पर अपसाइड अनलिमिटेड है। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए जहां चीज़ें बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन है, बहुत ही सिंपल है, और आपको साथ साथ में एक नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ, अगर आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आज FD में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो अराउंड 6% का रिटर्न आएगा। सिमिलरली आप अगर किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे या इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो तकरीबन 10 से 12% का रिटर्न आ सकता है। तो ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है कि एज अ इन्वेस्टर आप टाइम होराइजन को साथ में रखकर क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या क्या इन्वेस्टमेंट असेट क्लास चूज करते हो। तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग इस हिसाब से काफ़ी सिंपल चीज़ है, चीज़ों को सिंपल रखना है, नॉलेज लेके पहले नॉलेज लेना है और फिर इन्वेस्टमेंट करना है। ओके हार्दिक भाई, और प्रश्न है मेरा कि हमारे जो व्यूअर्स है उनकी हो सकता है किसी की 10,000 सैलरी हो, किसी की 10 लाख भी सैलरी हो, ठीक है। तो उसी थिंग में, उसी बजट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए या उनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो डिपेंड करता है आप किस लेवल का रिस्क लेना चाहते हो। हर एक असेट क्लास का एक अलग लेवल का रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड होता है और उसके सामने ही उसका रिटर्न भी आता है। जैसे आप अगर एक असेट क्लास है जैसे FD में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ रिस्क 0 से नेग्लिजिबल है, तो वहाँ रिटर्न भी कम है। जहाँ आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ रिटर्न ज़्यादा है पर उसके साथ उधर रिस्क भी ज़्यादा है। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका एक अलग लेवल का रिस्क है और उसके अलग लेवल का रिटर्न है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उधर एक अलग लेवल का रिस्क है और उधर एक अलग लेवल का रिटर्न है। तो रिटर्न जनरली 6% से लेके 18 से 20% के आसपास का रिटर्न रहता है और हर एक असेट क्लास का अलग अलग रिटर्न रहता है। FD में हम समझे तो अराउंड तकरीबन 6% का रिटर्न रहता है, गोल्ड में 8 से 10% का, रियल एस्टेट गिने तो 12, 13, 15% के आसपास होता है। इक्विटी में लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15 से 18%, 20% के आसपास का रिटर्न रहता है। तो ये रिटर्न हमेशा हर एक असेट क्लास के साथ चेंज होता रहता है, पर उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आप क्या रिस्क लेना चाहते हो। जैसे आपने राइटली पूछा कि अगर ये 10,000 का कमाने वाला बंदा है या 1 लाख कमाने या 10 लाख कमाने वाला बंदा है,
हर एक की रिस्क एपेटाइट अलग है, पर इन्वेस्टमेंट सभी को करना जरूरी है, सेविंग्स सभी को करना जरूरी है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप 10,000 कमा रहे हो 10 लाख कमा रहे हो। 10,000 कमा रहे हो तो उस हिसाब से आपको आपके खर्चे डिवाइड करने हैं, आप 10 लाख कमा रहे हो तो उस हिसाब से आपको खर्चे डिवाइड करने हैं। पर साथ साथ में आपको इन्वेस्टमेंट हर एक लेवल की आपकी सैलरी या हर एक लेवल की इनकम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तकरीबन आप एक परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए कि मैं हर साल या हर महीने कितना पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालूंगा ही डालूंगा, और उसके बाद ही मैं अपने खर्चे कंप्लीट करूंगा। अगर आप इस हिसाब से प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करोगे तो एक आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में आप अपने आपको फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे लेके जा सकते हो। सो दिस इज़ हाउ ROI एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी असेट क्लासेस। हार्दिक भाई, एक और मेरा प्रश्न है आपसे कि आज के तारीख में इन्वेस्टमेंट के रूप में क्या एज कोई मैटर करता है कि भाई जब इन्वेस्टमेंट या तो 18 साल से शुरू करना है, कोई कहता है 30 साल से करना है, कोई कहता है 40 से भी करोगे तो भी चलेगा, तो एज क्या मैटर करता है? एज ऐसे मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आप अपने ज़िंदगी में जितना जल्दी इन्वेस्टिंग करना शुरू करोगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। फाइनेंशियल फ्री होना बहुत ही बड़ा चीज़ है। फाइनेंशियल फ्री मतलब आज अगर मैं काम करना बंद कर दूं फिर भी मेरे आज के जो खर्चे हैं, मेरे आने वाले फ्यूचर के जो भी एक्सपेंसेस है वो मेरे अपने इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे मैंने बोला था, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसे के लिए काम नहीं करो। दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल इज फाइनेंशियल फ्रीडम। सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एज वाइज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, जैसे वॉरेन बफे की मैंने जो बात की थी, ऐसा कहते हैं कि ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11। टुडे इज 90+, बट ही इज अ वेल्थ ऑफ $90 बिलियन। उन्होंने अपनी जिंदगी का 80%, 70% पैसा चैरिटी कर दिया है, जो लोगों की सोसाइटी में वेलफेयर या उनकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज करेगा उस हिसाब से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जितना ज़िंदगी में जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे आप उतना जल्दी ही इन्वेस्टमेंट फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। और एक 40 साल का बंदा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है और एक 20 या 22 साल का लड़का शुरू करता है इन्वेस्टमेंट करना, दोनों की रिस्क एपेटाइट अलग हो जाती है। क्योंकि एक 20-22 साल के लड़के को अगर देखें तो इज यंग, स्टार्टेड जस्ट अर्निंग मनी, उनके ऊपर ज़्यादातर घर की लायबिलिटीज़ होती नहीं है। पर एक 40 साल का बंदा होगा तो उसके घर पे उसकी घर चलाने की लायबिलिटीज़ होती है, फैमिलीज़ होती है, बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई का होता है। तो उस जगह पे थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं, तो इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा पैसा कम हो जाता है, बट कम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप 20-22 साल के लड़के को देखो तो उसका खर्चा कंपैरेटिवली कम होगा, तो वो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। तो जितना ज़्यादा जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो क्योंकि आपकी एज उस हिसाब से कि जहाँ आप रिस्क बेयर कर सकते हो। तो एज मैटर करता है इन्वेस्टिंग की जर्नी में। पर हाँ, ज़रूरी है कि अगर आज नहीं किया है वो, और आज आप 40 में हो और अभी तक नहीं किया है, तो करना तो ज़रूरी है, क्योंकि आप 40 के बाद 50 भी होंगे और 60 भी होंगे और 70 भी होंगे। तो लाइक गुजराती में कहिए जाग्या ત્યારથી સવાર। सो दैट इज़ द थिंग। सो वेन एवर यू आर इन द जोन कि मुझे करना है, डिसाइड किया है, तो एक राइट फाइनेंशियल एडवाइज़र या राइट बंदे से या कंपनी से मिलके आप अपना प्लानिंग पूरा कर सकते हो। आने वाले 10, 20, 50 सालों का इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हो। तो इन शॉर्ट जितना जल्दी हम शुरू करें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हार्दिक भाई, एक और चीज़ मैंने सुना है कि इन्फ्लेशन रेशियो, मैंने एक वर्ड सुना है इन्फ्लेशन रेशियो, जो काफ़ी मैटर करता है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि इन्फ्लेशन रेशियो क्या होता है पहले तो, और हाउ इट इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टमेंट। सो इन्फ्लेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है हर एक की ज़िंदगी में, विच इज़ आज इन्फ्लेशन रेट इज़ समवेयर अराउंड 5%। तो इसका मतलब क्या होता है कि हर साल आपका खर्चा 5 गुना बढ़ता रहेगा, 5% से बढ़ता रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, आज अगर किसी का 25,000 मंथली एक्सपेंस है, तो एट 5% इन्फ्लेशन आने वाले 10 सालों बाद उसको वही खर्चा करने के लिए तकरीबन 40,000 रुपये की नीड होगी। तो वो इन्फ्लेशन आपके परचेजिंग पावर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपके खरीदी की जो हम बोलते हैं ना, आपका पावर, आप जो चीज़ें खरीदते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे उसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर अप्लाई करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आज सपोज आज आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हो जो आपको सिर्फ
सालाना 6% या 7% का रिटर्न कमा के देता है, तो आपका इन्फ्लेशन ही 5% बढ़ रहा है। तो सपोज आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और वो 5% के हिसाब से उसको आपको 50,000 तो आपका ऐसे ही खर्चा बढ़ने वाला है। और अगर आपने 60-70 हज़ार रुपये का रिटर्न जनरेट किया है तो आपने एक्चुअली 1 या 2% ही रिटर्न बनाया, ना कि 6-7% बढ़ा है। तो इन्फ्लेशन फैक्टर को ध्यान पे रखते हुए लॉन्गर टर्म के व्यू से अब इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है और इन्फ्लेशन को फैक्टर को कंसिडर करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो दिस इज़ हाउ द इन्फ्लेशन वर्क्स इन योर डे टू डे लाइफ। वो आपके परचेजिंग पावर को डायरेक्टली इफेक्ट करे। 5 साल पहले मैं मेरी गाड़ी पे, मेरी स्कूटर में जब मैं पेट्रोल डलवा रहा था तो 200 रुपये में पूरा फुल हो जाता था और आज की तारीख में 400 रुपये से भी वो फुल नहीं होता है। तो this is how this is how your purchasing power। जो ये ही एग्जैक्ट एग्जांपल है कि आप 4-5 साल पहले 200 रुपये में आपके एक्टिवा या बाइक में आपकी वो फुल हो जाता था टैंक, और आज मे बी हाफ भी नहीं होता है। जो वो मीटर का, फ्यूल मीटर का जो बैरोमीटर होता है वो हाफ भी नहीं जाता है। तो दिस इज एक्चुअली इफेक्टिंग द परचेजिंग पावर। तो आपको आपकी इनकम बढ़ानी है और साथ साथ में आपको ये इन्फ्लेशन वाला फैक्टर जो है वो ध्यान में रख के आपको आपका इन्वेस्टमेंट करना है। जहाँ आप बेहतर रिटर्न कमा सको तो आपको वो नलीफाई हो जाएगा। पॉइंट इज द होल क्रक्स इज दिस। फिर हार्दिक सर, हमारी ओवरऑल जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स है, तो एक एंटरप्रेन्योर को उनके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास एक बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेस भी हो सकते हैं, तो उनके पास बेस्ट ऑप्शन एक एंटरप्रेन्योर के लिए कौन कौन से हो सकते हैं? सो जनरली हर एक टाइप की असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना वो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होना चाहिए। जो एक वो अपने मेहनत से अपनी बुद्धि और अपने शरीर को लगाकर जो पैसा बनाते हैं, उस पैसे में से उनको अपना कंपनी का एक खर्चा निकालने के बाद अलग अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी कंपनी एंटरप्रेन्योर को एक कंटिंजेंसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंटिंजेंसी फंड मतलब ऐसा फंड जो हमने ऐसे सेफ साइड रखा है कि कभी भी जिंदगी में कोई कंपनी का बुरा टाइम आता है तो हम वो फंड को यूज कर सकते हैं। जनरली ये 3 से 6 महीने का कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे आपकी कंपनी का मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए है, तो आपको 3 से 5 या 6 लाख रुपए आपको ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो लिक्विड है। आप जब भी चाहो उसको विड्रॉ कर सकते हो। आपको उसमें ज़्यादा रिटर्न कमाने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर वो मेरा सेफ पैसा है। तो जैसे लास्ट ईयर जो मार्च के बाद जो अप्रैल या मई में कंपनियां खुली नहीं थी, तो आपके कुछ एक्सपेंसेस तो कंटिन्यू रहेंगे, जैसे कभी रेंट होता है, कभी सैलरीज होती है, एम्प्लॉइज की खुद का खर्चा होता है, तो वो सारा आप कंटिंजेंसी से निकाल सकते हो। तो आपका एक कंपनी का बिजनेस ना भी हो, जीरो बिजनेस भी हो, फिर भी हम 3 से 6 महीने तो सर्वाइव कर ही लेंगे वो फंड से। तो एक कंटिंजेंसी फंड होता है। उसके अलावा आप हर मंथ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अपने म्यूचुअल फंड्स के रूट से कर सकते हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के रूट से कर सकते हो। अगर ज़्यादा इनकम हो तो रियल एस्टेट कर सकते हो, जहाँ से आपको रेंटल इनकम भी आ सके। आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारे एवेन्यूज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको काम लग सकते हैं। और मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। ये जो मैं कंटिंजेंसी फंड की बात कर रहा हूँ, 2018 में हमारे एक इन्वेस्टर ने हमारे साथ बात करी। उनके वहाँ 1500 एम्प्लॉइज़ है और उनका कुछ 40 से 50 लाख रुपए का मंथली एक्सपेंस है, सैलरीज और ये सब मिलाकर। तो उन्होंने मुझे आके पूछ रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने उनको बताया कि आपको ऐसा कंटिंजेंसी फंड का प्लान करना चाहिए। और उनको वो पॉइंट उनको काफ़ी हिट हो गया। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं हर मंथ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से करूँगा। जब 1.5-2 साल तक हमने किया, और ये जब मार्च की सिचुएशन आई तो आप मानोगे नहीं, उन्होंने 3 महीने तक हर एक एम्प्लॉय को उस पैसे से अपनी सैलरीज उनको दिए। उन्होंने 1 भी रुपए किसी का कट नहीं किया है। और आज उनके एम्प्लॉयज़ और उनके जो स्टाफ है वो उतने कंपनी के ऊपर लॉयल हो गए कि कंपनी ने उनका ध्यान खराब टाइम पे रखा, तो आज वो लोग कंपनी में एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, इतना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। और वो जो 3-4 महीने का उनका लॉस था या वो जो भी बिजनेस उनका हिंडर हुआ था, वो एम्प्लॉय, स्टाफ, कंपनी के पूरे मैनेजमेंट ने ये आने वाले पिछले 5-6 महीने में पूरा सब कुछ उन्होंने कवर कर लिया है। उस लेवल की कंपनी के ऊपर लॉयल्टी बढ़ गई है। तो इसका बहुत सारा ये फ़ायदा है। उसके साथ साथ उन्होंने हर मंथ
म्यूचुअल फंड्स के रूट से वो लोग हर मंथ SIP के रूट से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, 1000 रुपये से लेकर कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उनका वो भी एक फायदा हो गया कि यहाँ जो कंपनी ने ओवरऑल 3-4 महीने का लॉस किया था वो उन्होंने वहाँ रिटर्न कमा लिया, तो उधर उनका एक असेट क्लास से फायदा हो गया। तो एक ऐसा होता है कि एक एंटरप्रेन्योर कमाता है ना, तो उसका एक होता है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे और एक होता है वो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप देख सकते हो, जिस इज लाइक द एंटरप्रेन्योर्स के पास ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं और उनको उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, ऑप्शंस के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए और रिस्क और वो समझ के वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंपनी के नाम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। So I think हार्दिक भाई, this is the best example of smart investment कि भाई Yes. एक बंदा है जो कि ऐसे कोई फंड अपनी कंपनी के लिए 3-6 महीने के लिए नहीं रखता है, और एक बी बंदा है जो कि ऐसे रखता है, ऐसे 3 से 6 महीने के लिए रिजर्व अमाउंट रखता है। तो आपने जैसे एग्जांपल बताया कि आपके एक दोस्त थे, आपके क्लाइंट थे, उन्होंने इस तरह से अपने एम्प्लॉय को अपने बुरे वक्त में उन्होंने वो पैसा का इस्तेमाल किया और अपना लॉयल्टी जो होता है एम्प्लॉय की तरफ वो बढ़ा दिया उनका। Yes. सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। Yes. थैंक यू वेरी मच। एंटरप्रेन्योर को एक और तरीका भी होता है कि वो कई सारे स्टार्टअप्स, क्योंकि उनके माइंड में कई सारे आइडियाज भी आते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप जो नए नए होते हैं तो उनमें क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आदि में क्या सोचते हैं आप उनके? ये बहुत ही एक ब्रॉडर टॉपिक है, इसके ऊपर सीधा हाँ बोलना या ना बोलना राइट नहीं है, पर मैं ऐसे बोलूँगा कि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए जब आप अपने जो इजीली अवेलेबल असेट क्लासेस है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है। जैसे आपके पास सफिशिएंट अमाउंट की FDs हो गई है, सफिशिएंट अमाउंट का PPF हो गया है, सफिशिएंट अमाउंट का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो गया, इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट हो गया, और आपको अभी एक और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है जहां आपका रिटर्न आए तो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा कर सकते हो, पर मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो जहाँ एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट होना चाहिए। जो चोपड़े पे टॉप लाइन होता है बैलेंस शीट में, दैट इज कॉल्ड सेल्स, और एक बॉटम लाइन होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो पैट जब तक जनरेट नहीं हो रहा है और सेल्स हो रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे येस्टरडे की ही बात है कि आपने सुना होगा, तो ओयो रूम्स जो है उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है इन द बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016। हम कितनी लास्ट ऑलमोस्ट 5-10 सालों से हम ओयो रूम्स की कहानी सुन रहे हैं। सूरत में हमने देखा हुआ है कि सब जगह पे वो दे आर टाइंग अप विद दी प्रॉपर्टीज, और सब जगह, नॉट इन सूरत, एवरीवेयर इन द इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। पर यही है कि सेल्स होने से फायदा नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे आप कमा रहे हो। अगर आप 100 रुपए का धंधा कर रहे हो तो अगर उसमें से आप 5 या 10 रुपए नहीं घर पे कमा रहे हो आफ्टर आपके खर्चे निकालने के बाद, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ऐसा जब खराब टाइम आएगा। सो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करिए जहां जो स्टार्टअप आइडियाज वाले होते हैं उनके पास टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन जो होती है, पैट जो प्रॉफिट होता है उसका भी फोरकास्ट है। जनरली हमारे पास ऐसा होगा कि हमारे इतने यूजर्स हो जाएंगे या इतने हमारा सेल्स हो जाएगा, पर नीचे बॉटम लाइन क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैं ये जितनों को भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है उसके बाद मेरे पास बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे इंडिया के 2 नेशनल एक्सचेंजेस है जिसके ऊपर आप शेयर्स का खरीदी और सेलिंग कर सकते हो। उसमें एक स्टॉक लिस्टेड है जिसका नाम है इन्फोएज। इन्फोएज जो कंपनी है ना, वो सिर्फ स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करती है। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने Naukri.com का नाम सुना होगा, तो वो इन्फोएज की कंपनी है। जीवन साथी का नाम सुना होगा, वो इन्फोएज की कंपनी है। 99 एकर्स का नाम सुना होगा, वो इन्फोएज की कंपनी है। पॉलिसी बाजार का नाम सुना होगा, वो इन्फोएज की कंपनी है। बैंक बाजार का नाम सुना होगा, वो उनकी कंपनी है। जोमेटो का नाम सुना होगा, तो वो उनकी कंपनी है। अभी आप ग्रो करके ऐप आई है जिसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, GROWW, उसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो वो क्या करते हैं, जो भी स्टार्टअप में होता है उसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनका बेस जो था, उन्होंने Naukri.com से शुरू किया था। शिक्षा, आज उनके पास शिक्षा.com है, फर्स्ट नौकरी है, ऐसे करके। तो वहां से जो पैसा आ रहा है उसको वो लोग छोटे छोटे अलग अलग न्यू बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर इसका बेस्ट पार्ट क्या है, आज मैं उसके शेयर्स ले सकता हूं और कल मैं उसके शेयर्स बेच सकता हूं।
सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टार्टअप में होता है वो लिक्विडिटी का होता है कि मैं एग्जिट रूट नहीं मिलता है जब तक कोई नया इन्वेस्टर नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट वाला है कि जो भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जिसको लिमिटेड अमाउंट में स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आई बिलीव कि वो एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप एक ही स्टॉक की कंपनी लेकर आप इवेंचुअली 10, 15, 20 अलग अलग स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर लोगे। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड आइडिया विच यू एवरी एंटरप्रेन्योर के यूज है। So, indirect way से हम स्मार्टली इस तरह से इन्वेस्ट हाँ, कर सकते हैं। और ऐसा मैं आपको बता दूं, स्टॉक हैज जनरेटेड मोर देन 10 टाइम्स ऑफ रिटर्न इन लास्ट 10 years। तो आपका जो भी स्टार्टअप वाला अप्रोच होगा कि जहाँ टाइम्स में पैसा बने, तो ये इसमें बन चुका है वो रिटर्न। ओके, और हार्दिक भाई, इन्फोएज जैसी ऐसी और कोई कंपनी है जो कि इस तरह से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हो? एज ऑफ नाउ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है वो ये एक ही काफी बेहतर कंपनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो कंपनी के बैकग्राउंड्स को भी चेक करना होता है। तो इन्फोज एज इज वन ऑफ द स्टॉक जिसको आप काफी अच्छे फंडामेंटल्स है और आप उसको पॉजिटिवली ले सकते हो। बढ़िया। और हार्दिक भाई, एक मेरा प्रश्न एक है कि हाँ, म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँ? सो म्यूचुअल फंड है ना, एक इनडायरेक्ट रूट है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और शेयर मार्केट या ऐसा बोलना चाहिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और शेयर मार्केट एक डायरेक्ट रूट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोनों रूट अपनी जगह पे सही है। अगर आप खुद से रिसर्च करके इन्वेस्टिंग के जो सारे पैरामीटर्स है, कंपनी की फंडामेंटल से लेके सारी चीज देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपके पास वो समय या वो नहीं है नॉलेज इन्वेस्टिंग का, तो म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्टमेंट करना फायदा कारक रहेगा। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, जिसमें अगर आपको मंथली छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना है या एक छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि डाइवर्सिफाइड करना भी पोर्टफोलियो को थोड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हो, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड का रूट बेटर रहेगा। और अगर आप वो कर सकते हो तो देन दैट इज़ द मोर थिंग। और थोड़े स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी आज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे हम PMS करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या एडवाइजरी होता है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उसमें आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हो। सो दिस इज द रूट कि आप दोनों में से ये फर्क है, और दोनों का अपने बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज। तो हार्दिक भाई, इनिशियल स्टेज के ऊपर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी चाहिए, फिर यदि हमको नॉलेज नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के बाद फिर हम डायरेक्टली स्टॉक में करें, या तो कोई PMS एडवाइजरी एजेंसी को हम कांटेक्ट करें, ऐसा कुछ हो सकता है? सो यस, नॉलेज तो लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज के बाद क्या होगा, आप नॉलेज के साथ आपको एक कन्विक्शन आता है, कन्विक्शन से आपका एक करेज आता है, और करेज के बाद आपका एक इन्वेस्टिंग का वो जो पॉइंट होता है वो खुल जाता है। तो आज कोई इन्वेस्टर है जो सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर अगर उसको कन्विक्शन होगा और करेज होगा, तो उसकी एबिलिटी आज 50,000 या 1 लाख करने की है, पर वो 10,000 इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको डर है। सो दिस इज द थिंग कि नॉलेज लेकर इन्वेस्टिंग करना तो 100% विच इज द राइट रूट। और अगर स्टार्टिंग करना है तो म्यूचुअल फंड के रूट से करके थोड़ा नॉलेज साथ साथ में गेन करते करते आप फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग या एडवाइजरी PMS प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।